हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे इस एपिसोड में क्या होता है। इधर जब फैमिली के साथ झिंग खाना खाने बैठती है तो मॉम उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम थोड़ा भी केयरफुल नहीं हो सकती हो। तब डैड कहते हैं कि गू एक बहुत ही अच्छा लड़का है और झिंग की सैलरी भी तो गू से आती है, तो हम भला उसे क्यों घर से बाहर निकालें, वो हमारे साथ ही रहेगा। हम मॉम से झिंग को बहुत डांट पड़ती है कि पहले ही हमने फाइनेंशियल कर्जे में हम डूबे हुए हैं और तुमने उस पर भी 3 लाख का कर्जा ले लिया है। डैड इधर आराम से खाने में लगे हुए थे और कहते हैं कि गू ने सारे घर का खर्चा उठा रखा है और इधर झिंग की सैलरी भी गू से आती है, तो उसे हम घर से क्यों निकाले, हम आराम से उसे रखेंगे। तो इधर मॉम झिंग को डांटती है और कहती है कि तुम कितनी केयरलेस हो गई है, जाओ जाकर ऊपर गू को खाना देकर आओ। उधर झिंग जब खाना लेकर आती है तो गू उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन झिंग को तो गू की बातों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। वह कहती है जरूर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से तुम ऐसे हो। अब वो इसे इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से चली जाती है। अब आधी रात को वहाँ सियाते और आईनी दोनों आते हैं और बताते हैं कि गू ने हमें कॉल किया है और उसने कहा है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन गू को तो कोई छू भी नहीं सकता था। अब झिंग गू के पास जाती है और देखती है कि वाकई में वो तो बहुत बीमार था, उसे बहुत तेज फीवर था। अब वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसे तेज फीवर था। अब यहाँ पे झिंग गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो पहले अगर गू की बातों पर एतबार कर लेती तो शायद उसकी कंडीशन न होती। अब वो वाकई गू के लिए काफी फिक्रमंद थी और गू भी उनकी बातों को सुन रहा था और बहुत खुश हो रहा था। आईनी उसे रियलाइज कराती है कि देखो, कोई भी इंसान जो अपने आप को मुसीबत में डाले किसी और के लिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब झिंग याद करती है कि एक बार सियाते ने भी उसे बताया था कि एक्चुअली गू के साथ बचपन में साइकोलॉजी इशू हुआ था। इसी की वजह से वह दादाजी के साथ अकेले रहता था और दादाजी हमेशा कंपनी के कामों में बिजी रहते थे। इस वजह से वह अकेलेपन की वजह से उसको ये सब हो गया। अब झिंग उसके पास आती है, उसका ख्याल रखने लगती है। अब वहीं लेट जाती है सोने के लिए। अब गू को उसका इस तरह से अपने पास बहुत अच्छा लग रहा था और अब वो गू उसे कवर कर रहा था और अब ये एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। अब गू को लग रहा था कि झिंग मुझे यस कह देगी, वह एक्सेप्ट कर लेगी मुझसे अपने प्यार का। अब यहाँ पर गू की मॉम को एक आदमी बताता है कि मोहल्ले में कुछ सूटेड बूटेड लोग आए हुए थे। वह झिंग के बारे में पूछ रहे थे और कुछ लोगों से वह उलझ पड़ी थी। झिंग के साथ उनकी काफी मार हो रही थी। वह इतना डर गया था कि उसे लग रहा था कि मुझे अपना कुत्ता छोड़ना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। अब झिंग की माँ डर जाती है और वहाँ से लौटते ही वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारी बेटी कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस रही है। ये गू कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या चक्कर चल रहा है, ये दादाजी के साथ कैसा उसका पर्सनल मैटर है, और इन सब के बीच में कहीं हमारी बेटी पिस न जाए। लेकिन गू के डैड इन सब को नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं कि ये दोनों अलग वर्ड से आए हैं, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। और मान लो झिंग उसे मान भी लेती है तो गू तो कुछ करता भी नहीं है। उनका फ्यूचर क्या होगा, वो ये भी सोचने लगते हैं कि इतने बड़े ग्रुप का मालिक है और एक ओनली हायर है, इनको तो बहुत बड़ी फैमिली चाहिए होगी। हमारी झिंग को 4 साल में बहुत से बच्चों को पैदा करना पड़ेगा, हमारी झिंग की तो हालत भी खराब हो जाएगी। इतने में उनके घर पे मिस बाय आती है। उस वक्त गू सो रहा था तो वह अकेले में झिंग से कुछ बातें करने चली जाती है। अपनी तरफ से बातें तो वो गू की हेल्थ के रिलेटेड से कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ पैगाम था झिंग के लिए। एक्चुअली गू इस एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो सकता है, तभी तो उसकी तबीयत खराब हो गई है। न तो उनके घर में इतनी क्वालिटी के हाइजीन है और न ही क्वालिटी के फूड्स हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती है मॉस्किटो वगैरह के लिए।
और साथ साथ गू के खाने के लिए भी वह रियलाइज कराना चाहती थी गू का इम्यून सिस्टम आम लोगों के बीच में रहने से खराब हुआ है। एक्चुअली वो इसी मिशन में काम कर रही थी जो दादाजी ने उसे उसके जिम में लगाया हुआ था। और साथ ही वो जिंगजिंग को रियलाइज भी कराती है कि इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन गू का जिंदगी भर वह साथ नहीं दे पाएगी। और जिंगजिंग का माइंड अब खराब करने के बाद मिस बाय वहाँ से जाने लगती है। अब इतने में जिंगजिंग की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। वो भी काफी परेशान थी। अब वो भी जिंगजिंग से वही बातें करने लग जाती हैं, लेकिन ये तो उसके भले के लिए बोल रही थी क्योंकि ये उनकी माँ थी और ये उसके प्यार में इस तरह से कह रही थी ताकि उसे भविष्य में किसी तरह की परेशानियों का सामना न उठाना पड़े। अब जिंगजिंग रोने लगी। उसे उसके प्यार से मिलने से पहले ही दूर किया जा रहा था। अब वो अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि हमारे बीच में प्रोफेशनल रिलेशन के अलावा मैं और किसी तरह का रिलेशन नहीं बनने दूंगी। अब गू बेचारा तो ठीक होता है इस उम्मीद में कि अब जिंगजिंग नाइस हो चुकी है और उसे माफ भी कर चुकी है, लेकिन जिंगजिंग सिर्फ उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे यही कहती है मेरे घर का खाना शायद तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम बीमार होते जा रहे हो। अब गू एकदम परेशान हो गया था। वो कहती है कि हम दोनों कंपेटेबल नहीं हैं। उसके बाद वो स्नो प्लान में अकेले ही घूमने लगती है। उसके बाद वो वहाँ पर सब कुछ याद करती है जो जो गू के साथ उसके साथ बीता था। वह इसे एक्सेप्ट करती कि उसे पहले ही जुदा कर दिया जा रहा था। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है जिंगजिंग देखती है कि गू ने एक और कारनामा कर दिया था। उसने अपने सारे अकाउंट और पासवर्ड जिंगजिंग से शेयर कर दिए थे। अब वह जिंगजिंग से कहता है कि हम दोनों एक ही लेवल पे आ गए हैं, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। पर जिंगजिंग का कहना था तुम कब चीजों को समझोगे? क्या तुम मेरी तरह से घर को चला सकते हो, इसी मोहल्ले में रह सकते हो? अब तो गू बहुत परेशान हो गया। वह किससे मशवरा करता? अब वह सीधा आईनी के पास जाता है जो कि जिंगजिंग की बहन है। अब आईनी गू से कहती है कि वाकई में तुम काफी डम्प हो। किसी लड़की को इस तरह से तुम अकाउंट शेयर करोगे तो वाकई में वह तुमसे इसी तरह का व्यवहार करेगी। इससे वो अपनी इंसल्ट समझती है। अगर तुम जिंगजिंग के साथ चलना ही चाहते हो तो तुम उसके साथ उसकी लाइफ में एडजस्ट करके दिखाओ। अगर वाकई में उसे लाइक करते हो तो कुछ करके दिखाओ। अब वह जिंगजिंग के मोहल्ले में खड़ा होकर देख रहा था। वह वाकई में इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकता था। वह इस तरह तो कभी उसने देखा ही नहीं था, लेकिन वह अब कोशिश करेगा और यहीं पर रहेगा इन्हीं के बीच में। गू बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो अब्रॉड में स्टडी की थी और उसने फैसला कर लिया था कि अपनी किस्मत के साथ साथ और जिंगजिंग के साथ वाले लोगों का किस्मत ही बदल देगा। सबसे पहले तो उसकी मॉम को पैगाम भेजता है कि उनके सैलून की वो क्रिएटिव कार्ड खरीद रहे हैं, वो भी 50 में। बेस्ट एम्प्लॉयज को वो लोग यही कार्ड दिया करेंगे, जिससे जिंगजिंग की माँ को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। तो वह बहुत खुश होती है। अब मोहल्ले के एक डांस स्कूल में उसने सबको ईयरफोन दे दिए थे, जिससे वो लोग डांस आराम से कर सके और किसी को डिस्टर्ब ना हो सके। अब हर कोई जिंगजिंग के डाइट को थैंक्स कह रहा था कि आपने कितना अच्छा लड़का रखा हुआ है। एक जूस वाली आंटी थी, उसका बिजनेस तो गू ने ऑनलाइन सेट करा दिया था। अब तो उसके पास डिलीवरी बॉय का रस रहता था। के मार्शल आर्ट के क्लब में कोई भी एडमिशन नहीं लेता था। अब गू ने उसकी ऐसी मार्केटिंग की थी कि उनके समर वेकेशन के लिए बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुके थे। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि मैं खुद भी आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। अब तो गू बेशक खुद भी मुश्किल में पड़ गया था, लेकिन उसने डाइट का दिल तो जीत लिया। अब वो हर तरह से खुद को उसी माहौल में एडजस्ट कर रहा था। अब हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश में लगा रहता था। सारा दिन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है और खुद के छोटे छोटे काम खुद ही करता है। डिश वॉशिंग करना, खाना बनाना। वो हर तरह से जिंगजिंग को गलत साबित करना चाहता था। एवं कि उसके मोहल्ले और उनके रिलेटिव्स को अपना ही समझने लगता था, बल्कि हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। अब डैड मॉम सोचते थे कि कोई हमारा बेटा होता तो बिल्कुल गू जैसा होता, लेकिन डैड मॉम को मशवरा देते हैं कि हम अब भी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं।
लेकिन मॉम कहती है अब तो हम जिंगजिंग के बच्चे खिलाएंगे, क्यों ना गू की और इसकी हम शादी करा दे। गू बहुत अच्छा है और उसने प्रूव कर दिया था मॉम और डैड के सामने कि वो जिंगजिंग को डिजर्व करता है। अब गू इतनी मेहनत करता था कि उसे किसी भी टाइम पर नींद आ जाती थी। उसके इंसोम्निया का मसला भी हल हो चुका था। वह एक दफा जिंगजिंग से हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी क्या, लेकिन वो कहती है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। अब जिंगजिंग को हर कोई यही मशवरा दे रहा था कि गू एक हीरा है, उसे छोड़ना नहीं और उसके साथ अच्छे से बिहेव किया करो। इतने में मिस्टर ही वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि दादाजी ने जिंगजिंग को मिलने के लिए बुलाया है। अब दादाजी की जिंगजिंग से मीटिंग चल रही थी। वो कहते हैं कि तुम ही सिर्फ एक ऐसी हो जो गू को वापस आने पर मजबूर कर सकती हो, इसलिए अपनी कीमत लिखो, फिर तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें दिलाएंगे। मेरी लीगल टीम भी यहाँ पर है और फाइनेंशियल टीम भी यहाँ पर है। अब उन लोगों ने भी फैसला किया था कि तब तक जिंगजिंग को नहीं जाने देंगे जब तक वो उसे मना नहीं लेते। अब वो उसे कैसे मजबूर करेंगे ये उनके ऊपर था। मिस्टर ही तो अपने सारे साथियों को कहकर जाते हैं कि इस लड़की को चाहे जिस तरह से मनाना, लेकिन सावधान, ये मार्शल आर्टिस्ट है। अब तो सबका सब्र खत्म हो गया था। वो हर हाल में गू को वापस लाना चाहते थे। इधर जिंगजिंग के डैड आज बहुत परेशान थे। वो मॉम और गू के आते ही बताते हैं कि जिंगजिंग गायब हो गई है। वो उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसने कभी अपना फोन ऑफ भी नहीं किया और वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। अब वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तभी इधर उधर लोगों से पूछने लगते हैं। तभी जूस वाली आंटी आकर बताती हैं कि वो थोड़ी देर पहले मेरी शॉप पर बैठी थी और कुछ सूटेड बूटेड आदमी आए और उसे अपने साथ ले गए। अब मॉम डैड को कुछ भी समझ आता कि गू कहता है कि गू जिंगजिंग सेफ है और मुझे पता है कि वो कहाँ है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, आप लोग जाकर आराम करिए। उधर जिंगजिंग के साथ एक बहुत बड़ी डील होती है। अब उसके सामने एक ब्लैंक चेक रखते हैं कि इसे भर लो, या तो इसके अलावा भी तुम्हें कोई भी फैसिलिटी चाहिए या घर चाहिए, तुम वो सब डिमांड कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ। लेकिन जिंगजिंग इस सब दबाव से हटकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग अलाउ नहीं करते। इससे जिंगजिंग की उन लोगों के साथ फाइट हो जाती है और जिंगजिंग की स्किल्स तो हम लोग जानते ही हैं। इस तरह वो लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं और तभी गू भी अंदर आ जाता है। अब इधर गू भी लड़ाई की आवाज सुनकर लान की तरफ आता है। जिंगजिंग को रोककर ठंडे पानी से वह उन लोगों के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं। यहाँ पर गू कहता है मैं आया हूँ तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। लेकिन ये सारा तमाशा तब खत्म होता है जब दादाजी वहाँ पर आते हैं। दादाजी खुश थे, चलो इसी बहाने तो तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। अगर हम जिंगजिंग को यहाँ न लाते तो पता नहीं कितने दिन हो जाते तो हम तुम्हें देखने को ही न मिलते। यहाँ गू साफ साफ कहता है अगर किसी ने भी जिंगजिंग को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला। दादाजी कहते हैं ये लड़की तुम्हें सूट नहीं करती है, कोई भी और लड़की जिसके साथ तुम्हारा दिल लगेगा वो तुम्हें ऐसी ही लगने लगेगी, इसलिए तुम कोई भी लड़की और पसंद कर लो। लेकिन गू को कुछ नहीं समझ आता और वो जिंगजिंग का हाथ थामता है और सबके सामने कहता है मैं इसे दिल से चाहता हूँ और मुझे हेमोफोबिया की बीमारी थी जब से मैं बच्चा था, लेकिन मैं सिर्फ इसी के साथ कंफर्टेबल रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ और ये सिर्फ मेरे लिए, और मैं इसी के माहौल में रहकर बिल्कुल इसी के जैसा हो जाऊंगा। यहाँ पे दादाजी कुछ कहते उससे पहले ही जिंगजिंग कहती है कि जब गू मेरे घर पे आया था तो एक टेम्पर्ड बॉय था, बहुत ही रूटली और पैसों का बहुत ही घमंड, लेकिन जिस तरह से वह चेंज हुआ है वह इतना लाइट और काइंड हो गया है कि मैं तो इसे देखकर विश्वास ही नहीं कर सकती। अब इसे मैं ना नहीं कह सकती और वाकई में ये मेरे साथ रह सकता है और रहेगा। उनकी ये बातें सुनकर मिस्टर ही तो खुश हो जाते हैं और उन्हें दिल ही दिल में ब्लेसिंग करने लगते हैं। फिर दादाजी को ख्याल आता है कि ये क्या, जबकि गू को फौरन से ख्याल आता है ये क्या, ये तो जिंगजिंग ने मुझे यस कर दिया, मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ऊपर से वहां पर आनी भी आ जाती है।
और उसी टाइम पर वो दोनों किस करने लगते हैं, क्योंकि अब वो रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब दादाजी परेशान थे। वो तो आए थे अलग कराने इन दोनों को, पर अनजाने में इन दोनों को एक ही कर बैठे। इतने अरसे से ये लड़की मान नहीं रही थी, अब फट से मान गई। पर वहाँ पे मिस बाय कहती है, मुझे लगता है यह थोड़ा सा नशा नहीं है, लेकिन गु वाकई में इस लड़की को लाइक करने लगा है। दादाजी का यह सुनकर और भी मूड खराब हो जाता है और वो बाय की काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनते और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर गु जिंगजिंग को अपने साथ लेकर जाता है ऑफिशियल पहली डेट पर। वहाँ पर एक बच्चा आता है जो गु के पास छुपने की कोशिश करता है। यहाँ पर कुछ समय से जिंगजिंग नोटिस कर रही थी कि कभी कभी लोग टच करते हैं तो गु को कुछ नहीं होता। अब इसके बाद वो लोग सबसे पहले एक स्टोर में जाकर उन लोग कपल की शॉपिंग करती हैं, मैचिंग ब्रशेस वगैरह वगैरह चीजें शॉपिंग करते हैं। जबकि इधर बाई की हालत देखने वाली थी। वह एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि काफी ड्रंक था और उसे छोड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हैंड ड्रग पहुँच जाता है जो कि उसे डरा कर वहाँ से भगा देता है। अब वो देखता है कि बाय सैड है तो वो उसी के पास बैठ जाता है, लेकिन बाय कहती है तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो गु और जिंगजिंग को अलग कर दो। लेकिन वो कहता है न तो ये मैं कर सकता हूँ ना ही करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक जरूर कर सकता हूँ। फिर दूसरी सीन में हमारे कपल को दिखाते हैं। वो लोग वहाँ पर ब्लाइंड ब्लॉक्स खरीदने गए हुए थे जिसका जिंगजिंग को बहुत ज्यादा शौक था। अब वो यहाँ पे बहुत स्वीट सा मोमेंट गुजारते हैं। अब मिस बॉय ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वह उसे अकेले घर ले जा रहा होता था। इधर जिंगजिंग अपने बॉक्सेस खोल रही होती है। फिर वहां से कोई बच्चा आ जाता है जो कि वह दोबारा से मिलता है। फिर यहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि मैंने तुम में बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। अब गु ने भी ये नोटिस किया कि कभी कभी वो लोगों को हाथ लगाता है और लोग भी उसे छू लेते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर गु बातों बातों में शेयर करता है कि एक्चुअली उसे बिजनेस के दौरान तो बहुत ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, जब उसने अपने इसी फोबियो की वजह से लोगों से इंटरेक्शन करने में मुश्किल होती थी। पर उसके दादाजी इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। अब उसे बिजनेस ट्रिप कराना चाहते थे, पर ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस को आगे चलाना नहीं चाहता, बस एक ब्रेक चाहता था। क्या हान मिस बाय को उसके घर लेकर आ गया था, लेकिन वहाँ बाय कुछ तोड़ बैठती है और उसे खुद भी चोट लग जाती है। आमरान उसके पास आता है, उसे बैंडेज लगाता है। मिस बाय ने यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। वह उसे फिलॉसफी के जुबान में कहता है, कभी कभी हमें मंजिल तक पहुँचना इतना अच्छा नहीं लगता जितना सफर करना। अब थोड़ी देर बाद मिस बाय उसे किस करने लगती है, लेकिन आमरान उसे नीचे करके वहाँ से चला जाता है। उधर मॉम डैड को अब तसल्ली हो चुकी थी कि गु ने उन्हें बता दिया था कि वो और जिंगजिंग अब कभी कहीं बाहर घूमने गए हैं। अब मॉम और डैड वहाँ पे लव टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी गु और जिंगजिंग वहाँ पहुँच जाते हैं। तब वो एक्टिंग करने लगते हैं कि जैसे मॉम के कंधे में दर्द था और डैड मसाज कर रहे थे, लेकिन मॉम नोटिस करती है कि इन दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव साइन है। ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं और डेटिंग कर रहे हैं ऑफिशियली। मॉम तो बहुत खुश हो जाती है और फौरन से गु के गले मिलने लगी थी। पर गु को पता भी नहीं चला कि कोई उसके इतना करीब आ चुका है। अब लेकिन डैड अब एकदम ट्रिकी डैड बन जाते हैं और उनकी क्लास लगाने लगते हैं और उन्हें डांट कर कहते हैं, ठीक है मैं ओपन माइंडेड हूँ, लेकिन फिर भी अब तुम दोनों को एक ही घर में रहना है। इस घर में तुम एक गेस्ट हो और अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें घर के माहौल का ख्याल रखना है, बहुत ओवर नहीं हो जाना। उधर उन्होंने अपनी बेटी को प्रूफ तो कर दिया था, लेकिन कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए थे। अब इधर इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अब ये दोनों ही एक दूसरे का चैटिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, पर दोनों ही शर्मा रहे थे कि कैसे हम एक दूसरे से चैटिंग करें।
काफी लेट हो चुकी है। उठ के जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं। वो देखते हैं कि हम दोनों ही अभी जाग रहे हैं। वो अब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली हम ब्रश करना भूल गए थे। अब वो दोनों साथ में बात करते हैं, फिर वो चले जाते हैं और फिर से जब दरवाजा खोलते हैं तो वो सामने होते हैं। इधर जाने के बाद अब वो सारी रातें चैट करते हैं और झिंगझिंग उसे बताती है कि उसे नाश्ते में लिवर स्नेल और नूडल्स बहुत ही पसंद है। नीचे उसकी शॉप थी। गू ने ये सब कभी नहीं खाए थे, उसे ये सब भूख लगने लगी थी। वो सोचते हैं कि किचन में हम जाकर कुछ बनाएं और जैसे ही वो बाहर निकलकर कुछ लेने जाते, गाइड इधर छुप कर बैठे थे। वो एक तलवार लेकर बैठे थे और जैसे ही उन्हें देखते हैं वह तलवार उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें क्या लगता है झिंगझिंग, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हो। वह भी इतने बहाने तुम्हारे नाना से लगाया करती थी कि तुम दोनों अब किसी भी तरह की कोशिश ना करो, कमरे में जाओ। और खुद मैट डालकर पहरा देने बैठ जाते हैं। बाई इधर सुबह उठती है तो हामरान उसके लिए नाश्ता बना रहा था और बाई को कुछ भी याद नहीं था। वह बिना नाश्ता खाए ही नो थैंक्स कहकर चली जाती है कि मुझे जल्दी काम पर जाना है। इधर झिंगझिंग सुबह सुबह नाश्ते के लिए उसी शॉप पर जाती है। वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ था जो कि वहाँ के ऑनर के अच्छे फ्रेंड भी थे और वो कोई और नहीं थे बल्कि गू के दादाजी थे। तब झिंगझिंग हैरान थी कि इतने अमीर अमीर लोग भी इस तरह का खाना खाने आते हैं और उसको तो पता ही नहीं था कि उन्हें ये नूडल्स बहुत पसंद है। अब एक ही प्लेट रेडी हुई थी तो झिंगझिंग आकर दादाजी से शेयर करने लग जाती है। अब झिंगझिंग गू के बारे में बहुत सारी बातें करती है और दादाजी से भी क्लोज हो गई थी। दादाजी हैरान थे कि मुझसे भी ज्यादा वो गू को जानती थी। अब वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गए थे। वो तो सोचते हैं कि कुछ तो खास बात है इस लड़की में जो गू इसका दीवाना है। झिंगझिंग भी उन्हें यही मशवरा देती है कि वो आपका होता है, वो आपकी बात जरूर सुनेगा, कभी उससे प्यार से बात करके देखिए। उसके बाद वह गू के लिए खाना लेकर झिंगझिंग घर आ जाती है। उसे कुछ भी बताती इससे पहले ही उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है। एक कॉल आती है कि जिस घर में वो 10 साल से थे वो एकदम से खाली करने का आर्डर आ गया था। अब ये तो बड़ी मुसीबत थी। ये सब सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं। इस घर से उनकी यादें जुड़ी थी और इतनी जल्दी वो कहाँ शिफ्ट होंगे। अब वो अपनी सारी सेविंग्स चेक करते हैं। पता नहीं कौन लोग होंगे जो ये घर खरीदना चाहते होंगे। फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो मिस बाय है जो ये घर खरीदने आती है दादाजी के आर्डर्स पर। मिस्टर ली अब बहुत सॉफ्ट हो गया था। वो बाय को मना करने की समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। अब वो बहुत सैड हो जाती हैं जिसके कारण डैड मॉम को सैड देखकर कहते हैं कि इस घर में कितनी सारी खराबियां हैं, हर जगह से टूटा फूटा है, बहुत पुराना है, इसे कोई खरीदेगा ही नहीं। लेकिन जब वो जाकर दरवाजा खोलती हैं तो आगे मिस बाय आई हुए होती हैं। माम तो इतनी भोली भाली थी कि उन्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये इतना वह बाय से कहती हैं कि यह इतना टूटा फूटा घर है, तुम्हें इसे लेकर क्या फायदा मिलेगा। इतने में वहाँ गू भी आ जाता है। यहाँ पर मिस बाय उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है कि ये इस घर को मैंने खरीद लिया है। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ से मूव करना होगा, क्योंकि अब बाय ने भी जिद बना ली थी। दादाजी के कहने पर उसने यह फैसला किया था कि अगर गू यह घर नहीं छोड़ता तो वो इस घर को ही खत्म कर देंगे। अब वो गू को कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती है कि 5 दिनों के अंदर ही आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा। दादाजी ने फैसला किया था कि खुद अगर गू वहाँ से नहीं आता तो उस घर को ही खत्म कर देंगे। गू एक बड़े एम्पायर का मालिक है और झिंगझिंग एक गरीब लड़की है। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या दादाजी इन दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर लेंगे? आगे इनके प्यार में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं
पूरी स्टोरी देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और जाने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पे दादाजी ने फैसला किया था कि अगर गू उस घर से नहीं आता है तो हम उस घर को ही खत्म कर देंगे। तब गू बाय से कहता है कि बाय तुम यह क्या कर रही हो, दादाजी को जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, लेकिन तुम तो हमेशा मेरा साथ दिया करती थी, फिर ये क्या कर रही हो। बाय कहती है कि तुम जानते हो अच्छे से गू, दादाजी तुमसे क्या चाहते हैं, बस तुम वही कर दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अब इधर गू आता है, मॉम डैड को परेशान देखकर उन्हें तसल्ली देने लगता है और उनसे सॉरी भी कहता है कि मॉम डैड आप लोगों को मेरी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मैं इसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। लेकिन मॉम डैड इतने स्वीट थे कि मॉम तो कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोगों की सारी जिंदगी इसी तरह निकल गई है, हमारा अपना घर तो है नहीं, तो हम ऐसे ही मूव होते आए हैं, आज नहीं तो कल हमें यहाँ से मूव करना ही था। जबकि जिंग जिंग सीक्रेटली दादाजी से मिलने के लिए उसी नूडल शॉप पर जाती है। दादाजी आज थोड़े से उससे शर्मिंदा थे क्योंकि उसको उसके घर से मूव जो करा रहे थे। तब दादाजी उससे बताते हैं कि पहले मैंने इस आइडिया के बारे में सोचा था, तब मुझसे तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर वो जिंग जिंग से काफी बातें भी शेयर करते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का था और जबकि गू वो बहुत ही अलग है, उसे नए नए आइडियाज पसंद हैं, वो कंपनी को अपने तरीके से देखना चाहता है, वो नए तरीके से पूरी कंपनी के मैनेजमेंट को ट्रांसप्लांट करना चाहता है और मैंने इसके लिए उसे इजाजत नहीं दी और इसी बात के लिए गू मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। अब इधर मॉम डैड को दिखाया जाता है कि वो बहुत से पुराने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन्हें उनकी वेडिंग रिंग मिल जाती है तो उन्हें कुछ शरारत से सूझते हैं और डैड मॉम को वो अंगूठी दोबारा पहनाने लगते हैं और कहते हैं चलो हम एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। मॉम तो बहुत शर्माती है, ऊपर से गू भी आ जाता है और वहाँ पे एम्बैरेस होते होते वो अंगूठी नीचे गिर जाती है। तब तक इन लोगों को कोई पुराना फोटो एल्बम नजर आ जाता है, वो उसे गू को दिखाने लगते हैं कि ये देखो ये जिंग जिंग की बचपन की फोटो है। उसमें बहुत क्यूट क्यूट सी जिंग जिंग की बचपन की फोटो थी जिसे देखकर गू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर डैड बहुत इरिटेट हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने एल्बम में अपनी बहुत सी सेविंग छुपा कर रखी हुई थी मॉम से चोरी चोरी, लेकिन जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो मम्मी जो डैडी का हाल करती हैं वो देखने लायक होता है। उधर गू इन दोनों को इस तरह देखता है तो उसे अपनी भी फैमिली की याद आने लगी थी। उसकी फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ उसके दादाजी थे। वो उसको स्कूल भी छोड़ने जाया करते थे और उसे अब ये डर लगने लगा था कि कहीं उसके मॉम डैड की तरह उसके दादाजी भी उसे छोड़कर न चले जाएं। अब यही सब देख सोच कर वह बहुत दुखी हो रहा था। अब यहीं पर छिंग छिंग आ जाती है और उसे बहाने बहाने से पूछती है कि तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे बीच इश्यूज क्या है, आखिर में ऐसा क्या हुआ है जो तुम उनसे अलग रहते हो। तब वो बताता है कि वो अगर इसी तरह 1 साल और इस कंपनी को चलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब कंपनी आउटडेटेड हो जाएगा और सब इनके आगे निकल जाएंगे। और जब भी मैं दादाजी से ये बातें करने की कोशिश करता था तो बस मुझसे और दादाजी से फाइट हो जाती थी। तब तक मैं जिंग जिंग और गू को वही मॉम डैड की गिरी हुई अंगूठी मिल जाती है और वो उसे चुपके से जिंग जिंग को पहना देता है। अब वो वेडिंग रिंग पहनकर जिंग जिंग बहुत खुश होती है। अब जिंग जिंग दोबारा से चोरी चोरी वही राइस नूडल शॉप पर जाकर दादाजी से मिलती है, दादाजी से बात करती है और दादाजी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने पास रोकते हैं। और यहाँ जिंग जिंग को गिल्टी फील हो रहा था कि कहीं गू को पता चल गया कि मैं आपसे छुप छुप कर मिलने आती हूँ तो वो मुझ पे बहुत नाराज होगा। और ऊपर से उसने एक रेनकोट पहन रखा था, ऑलमोस्ट राइस नूडल शॉप की स्मेल से उसे यह पहचान न ले यह सोचकर जिंग जिंग ने ये इंतजाम किया हुआ था। लेकिन दादाजी जब इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तब वो कहती है कि ठीक है मैं फिर से कोशिश करूंगी गू को मनाने की। तब वह घर जाती है और गू को अचानक आते हुए देखती है तो वो जल्दी से अपने रेनकोट को छुपा लेती है। लेकिन गू भी बहुत स्मार्ट था, वह जान जाता है कि जिंग जिंग मुझसे कुछ छुपा रही है और वह वहाँ जाकर उसे देख लेता है। वो काफी गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से उसे घर मूव करना पड़ रहा था। अब वो एक नए घर के लिए अरेंज करने चला जाता है। अब वहाँ एक एजेंट के साथ मिलकर
छुपकर एक अपना घर ही कम रेट पर उसे किराए पर देने की कोशिश करता है। अब झिंगझिंग इधर परेशान थी तो वह ये सारी बातें किससे करे, तो उसके लिए सिर्फ आईनी ही एक थी जिससे वो अपनी सारी बातें कर सकती थी। वह बताती है कि दादाजी कैसे उसे कोर्ट कर रहे हैं कि वह गू को मनाकर घर ले आए। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। अब नेक्स्ट डे दिखता है कि झिंगझिंग और गू दोनों घर की तलाश के लिए निकले होते हैं। तो झिंगझिंग यह एरिया देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि यहाँ का रेंट काफी हाई होगा, इससे अच्छा है कि यहाँ से जाना ही बेटर होगा। लेकिन इसके अंदर जब जाकर वो देखते हैं तो काफी लेटेस्ट मॉडल का घर था। अब झिंगझिंग को शक होने लगा कि इतने कम रेंट पर ये घर कैसे हमें उपलब्ध हो सकता है। अब झिंगझिंग को कुछ शक हो रहा था गू के ऊपर, और गू तो इधर सिर्फ घर की बड़ाई ही किए जा रहा था। तब झिंगझिंग किसी बहाने से गू का फोन लेती है और उसे वह देखती है कि वह वाईफाई इसी घर का कनेक्ट था। तब झिंगझिंग समझ जाती है कि यह इसी का घर है। अब वो तो पकड़ा गया था। अब झिंगझिंग आगे आगे थी और वो पीछे पीछे माफी मांगता हुआ आ रहा था। अब झिंगझिंग सोचती है कि यही राइट टाइम है कि जो दादाजी ने कहा था कि वही बातें इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। अब वह कहती है कि हम दोनों तो इकट्ठे हो चुके हैं, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारे कोई भी इशू रहे। अब चाहे जो हो, वो तुम्हारे दादा है, तुमको उनसे बात करनी चाहिए। और उधर डैड घर में लास्ट फिनिशेस कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे नए मालिक को घर का कोई भी टूटा फूटा चीज मिले, इसलिए वह अच्छे से तैयारी कर रहे थे। इधर गू पापा के पास आता है और उनसे फिर से एक बार माफी मांगता है और वह काफी ही सॉरी फील कर रहा था। लेकिन पापा ने कहा कि हम लोगों की तो दौलत तुम दोनों हो, तुम इसके लिए परेशान न हो। डैड बताते हैं कि एक्चुअली गू तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत क्यूट लड़के हो। यहाँ पर ऊपर से मॉम आ जाती है और वो गू को रियलाइज कराती है कि देखो तुमने गू को टच किया है लेकिन गू को कुछ नहीं हुआ। इससे उसका फोबिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका था। अब वो दोनों आकर उसे हक करते हैं और मिलते हैं। अब उनकी खुशी देखने वाली होती है। अब चाहे जितनी बड़ी भी बीमारी हो, प्यार से सब कुछ ठीक हो जाता है। आज गू ने यही सीखा था। अब झिंगझिंग ने काफी ऐसी हरकतें की थी जिससे गू को शक हो गया था। अब गू को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि मिस्टर गू यानी उसके दादाजी कि वो यहाँ राइस नूडल्स शॉप पे आकर झिंगझिंग से मिलते हैं। अब गू को पूरी तरह से शक हो गया था कि दादाजी और झिंगझिंग के बीच जरूर कुछ चल रहा है। वह सोचता है कहीं झिंगझिंग को परेशानी में न फंस जाए, इसलिए वह अब डायरेक्ट दादाजी के पास जाकर मिलता है और दादाजी से बातें करता है कि मैं लौट के तो आ जाऊंगा लेकिन बातें अपनी ही मनवाऊंगा, आपको मेरे तरीके से चलना होगा। लेकिन दादाजी सोचते हैं कि चलो तुम आ गए। दादाजी बहुत खुश थे, इसलिए वो उसके किसी भी बातों का कोई विरोध नहीं करते हैं और कहते हैं चलो तुम आ गए, बस इतना ही बहुत है। इधर झिंगझिंग को उसके मॉम डैड पनिशमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि झिंगझिंग दादाजी से छुप कर मिलती थी। अब गू भी आ जाता है और वो बहुत खुश हो, इतना पनिशमेंट तो इसके लिए बनता ही है। और इधर गू झिंगझिंग से अकेले में मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम छुप छुप कर दादाजी से मिलती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तब झिंगझिंग गू से सॉरी मांगती है और फिर गू कहता है कि तुम्हारे लिए एक सजा है, तुम अब से हमेशा मेरी बॉडीगार्ड बनकर रहोगी। आफ्टर ऑल ये सजा नहीं बल्कि झिंगझिंग को अपने साथ रखने का एक नया आइडिया था। अब झिंगझिंग ये सुनकर एकदम से खुश हो जाती है। अब झिंगझिंग ने गू ग्रुप के सीईओ का बॉडीगार्ड बनना था, इसलिए झिंगझिंग भी अब पूरी तैयारी में लग गई थी। अब वो स्पोर्ट्स कार चलाना सीख रही थी, साथ में आईनी को भी बैठाया था। आईनी बेचारी का तो बहुत बुरा ही हाल कर दिया था। अब उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही होती है। हर तरह के हथियारों की वो प्रैक्टिस करती है, तरह तरह के हथियार चलाना सीखना चाहती है। अब वो सोचती है कि वो एक अच्छी बॉडीगार्ड कैसे बने। वो गू को कभी निराश नहीं करना चाहती थी, जबकि गू हैरान था कि आजकल झिंगझिंग सारा दिन घर से गायब रहती है। आखिर में ये नजर भी नहीं आ रही है, ये कर क्या रही है, जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग गू का पहला दिन था और साथ में झिंगझिंग का भी। झिंगझिंग थोड़ा लेट तैयार होकर आती है और जब आती है तो सारे देखकर उसे हैरान रह जाते हैं और देख रहे थे कि उसने एकदम प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स वाला जैकेट पहना हुआ था, हाई हील्स के जूते पहने हुए थे, हर चीज से वह रेडी थी।
तभी उसकी गड़बड़ हो जाती है और अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिरने लग जाती है। तभी वह अपनी स्टिक निकालती है बहुत ही स्टाइल के साथ, लेकिन ये क्या, उसकी स्टिक तो निकलती ही नहीं है। अब स्प्रे निकालती है जिसमें से स्प्रे निकलता ही नहीं है। अब सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि गू के पीछे कोई माफिया नहीं पड़ा हुआ है, जिसलिए तुम इतनी तैयारी करके आई हो, नॉर्मल ही रहो, इतनी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सारे स्टाफ वाले गू के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही गू और जिंगजिंग अंदर आते हैं, वह स्वागत के लिए बुग्गे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अचानक टकराव से वह बुग्गा ऊपर हवा में उछल जाता है और जिंगजिंग उसे बहुत ही स्टाइल के साथ फौरन कैच कर लेती है। अब यहाँ पर सब देखते हैं कि ये कौन है, यहाँ पर आ गई। अब गू भी देख रहा था कि ये क्या, मैं तो इसे अपने करीब रखने के लिए जॉब दिया है और ये तो बिल्कुल सीरियस हो गई है। गू सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहता था और इधर जिंगजिंग बाहर बैठकर बोर होती रहती थी, क्योंकि उसे ऑफिस का कोई काम आता ही नहीं था। अब वह काफी बोर हो रही थी, लेकिन वहाँ एक एम्प्लॉय आती है, उसे एक बहाने से काम देती है। ये कुछ सैंपल है जिसे मिस बाय के साथ ले जाना है। अब बाय आकर बैठ जाती है और न तो उससे कोई बात भी नहीं करती है और न ही बताती है कि इसे कहाँ रखना है। अब इसे कहती है कि इतना बड़ा सा प्लांट है, इसे कट कर दो। अब जिंगजिंग को गुस्सा आ गया था और वह कहती है कि मैं गू की बॉडीगार्ड हूँ, आपकी नहीं। इस प्लांट को मैं मूव नहीं करूंगी, बल्कि पूरी तरह से काट दूंगी। अब जिंगजिंग और बाय में काफी बहस हो जाती है और बाय को भी काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन जिंगजिंग तो यहाँ कटर दिखाते हुए कहती है कि मैं इसे काट डालूंगी। अभी उनकी नोकझोंक चल ही रहती है कि वहीं से गू आ जाता है और उसके हाथ से कटर ले लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर बाय के सामने ही उसका हाथ पकड़कर चला जाता है। अब बाय का ये सीन देखकर तो हालत ही खराब हो गई थी और वो बहुत ही गुस्सा हो रही थी। अब मिस्टर गू को जिंगजिंग की बहुत फिक्र हो रही थी कि अब उसे कोई भी परेशान ना करे, लेकिन जिंगजिंग उसे तसल्ली कराती है कि कुछ नहीं होगा। मिस्टर गू तो बस उसे खुश देखना चाहता था। अब यहाँ पर एक क्यूट सा लव मूवमेंट होता है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आने वाला रहता है। तभी जिंगजिंग कॉकरोच का बहाना बनाकर उसे कवर कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिंगजिंग का ऑफिस में कोई खास काम तो था ही नहीं, इसलिए वो बैठे बैठे बोर हो जाती है। कोई इसे इतना काम भी नहीं देता था, इसलिए वो सारी बातें आईनी से शेयर करती है। जबकि सियाते मिस्टर गू के कहने पर जिंगजिंग का बहुत ख्याल रखता था। कभी उसे काफी सेंड करता था तो कभी फिश गिफ्ट में देता था। ये सारा कुछ वो गू के कहने पर कर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक एम्प्लॉय देख लेती है तो उसे लगता है कि जरूर इनके बीच कोई चक्कर चल रहा है, ये जरूर इनका अफेयर चल रहा है। अब वो इसी बात को पूरे ऑफिस में फैला रही है। अब पूरे ऑफिस में यही गॉसिप चल रही होती है कि जिंगजिंग और सियाते के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। अब ये सब सुनकर जिंगजिंग भी खुश हो जाती है कि चलो इस बहाने कम से कम मेरा और गू का रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो अफवाहें फैल गई थी, अब ये सारी अफवाहें सियाते को भी नहीं पसंद थी और उसके साथ साथ जब मिस्टर गू को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी गर्ल का नाम किसी भी बॉय के साथ न जुड़े, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब जिंगजिंग की बात अकेले में वो फैसला करता है कि इस तरह की अफवाहों को मैं अफवाहें से ही मिटाऊंगा और सियाते को वो छुट्टी दे देता है। सियाते आईनी के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगता है क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी। अब इधर गू जानबूझकर लोगों की देखने का मौका देता है कि जैसे वो जिंगजिंग की बहुत केयर करता हो। वो बार बार किसी बहाने से जिंगजिंग के पास आता रहता है, जिससे कोई उसके बारे में भी बातें बनाए कि वो और जिंगजिंग कपल है। लेकिन वो जितनी कोशिश करता था कोई इस साइड पर आता ही नहीं था, बल्कि कोई और ही मतलब निकाल लेते थे। अब गू डायरेक्ट सबके सामने आकर कहता है कि चलो जिंगजिंग तुम मेरे साथ खाने पर चलो। अब वही एम्प्लॉय कहने लगे थे, हाँ हाँ ये आपकी बॉडीगार्ड है तो साथ साथ ड्राइवर भी है, तो ये तो बनता ही है। अब गू को बहुत गुस्सा आता है, गॉसिप करने में तो बहुत ही माहिर हो, कभी काम की भी बातें बना लिया करो। अब यहाँ पर गू जितना ही परेशान हो रहा था, जिंगजिंग को उतना ही मजा आ रहा था। अब गू और जिंगजिंग के बारे में कोई ऑफिस में बात ही नहीं करना चाहता था। अब जिंगजिंग कहती है
कि आपने मुझे बॉडीगार्ड की ड्यूटी दी है। मैं किसी के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब जिंजिंग गू से नाराज हो गई थी। अब जिंजिंग को खुश करने के लिए गू उसे एक गिफ्ट देता है। जिंजिंग उसे देखकर खुश होती है, लेकिन फिर अपना मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर ही अनाउंस करते हैं कि आज हम सारे लोग डिनर पे जाएंगे। जिंजिंग भी जाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन गू तो चाहता था कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जिंजिंग जाए। पर अब जिंजिंग उसे इशारों में ना आने को कहती है। जिंजिंग सारे लोगों के साथ यहाँ डिनर करते हुए दिखाई जाती है। अब यहाँ पे चोरी चोरी मिस्टर गू भी पहुंचा हुआ है। अब इधर एक बार दोनों का आमना सामना हो जाता है और इधर गू जिंजिंग से सॉरी कहता है, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक पल भी अलग नहीं हो सकता हूँ और मुझे डर था यहाँ तुम्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वही वहाँ से कोई गुजर रहा था जिससे उनकी टक्कर हो जाती है और दोनों की किस हो जाती है। अब वही एक एम्प्लॉई इसे देख लेती है। अब जब उन्होंने सीक्रेट रखने का फैसला किया तो यहाँ पे एक एम्प्लॉई देख लेती है और सारी बातें फैल जाती हैं। उनके बारे में चारों तरफ गॉसिप होने लगती है। अब गू जिंजिंग को तसल्ली देता है कि कोई तुम्हारे बारे में चाहे जो कहे, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अब शाम को जिंजिंग को वो लेके जाने लगता है और कोई देखकर कहता है कि वाह ये कितने क्यूट कपल हैं। इधर सियाते आईनी का बहुत ख्याल रख रहा था क्योंकि आईनी बहुत ही बीमार थी। अब जबकि यहाँ पर जिंजिंग और गू को ऑफिस के सारे लोग एलिवेटर में भी अकेले ही टाइम देना चाहते थे, इसलिए उनके साथ एलिवेटर में कोई नहीं जाता है। लेकिन वहाँ पर मिस बाय भी आ जाती है और वहाँ पर बातें भी लगाती है तुम दोनों को। इस तरह छुपी हुई इंसल्ट थी जिंजिंग की, क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ इतनी ही थी क्योंकि वो गू की गर्लफ्रेंड है। जिंजिंग ने ये बात अच्छे से सुनी थी। वह गू के सामने शांत रहती है, वह ऐसा फील कराती है जैसे उसे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं। और इधर ऑफिस में सारे लोग गॉसिप कर रहे थे। गू हमेशा जिंजिंग को अपने साथ रखता है, वो सिर्फ ब्यूटी फेस ही है और कुछ भी नहीं। इधर गू को जिंजिंग की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है, वो सबका मुंह बंद करा देता है और सबको डांट लगाता है और बताता है कि जिस तरह से जिंजिंग उसके प्लान को, उसके रूटीन को मैनेज करती है, उसकी छोटी छोटी चीजें ही उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक बड़ी पिक्चर बनाने के लिए। जब वो उसके सब चीजों का ख्याल रखती है तभी तो वो ऑफिस में अच्छे से काम कर पाता है और उसकी वजह से ही उसकी बीमारी भी खत्म हुई है। जिंजिंग से बड़ी ब्लेसिंग और इम्पोर्टेंट और किसी में नहीं। वो सबको रियलाइज कराती है कि वो यूजलेस नहीं है। इधर बाय का तो मूड ही खराब हो जाता है ये सब सुन के। इधर हानवान से उसका आमना सामना भी होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और उसका बात भी नहीं सुनती। और इसके बाद वो सीधा दादाजी के पास जाती है। वह दादाजी के साथ ये बातें भी शेयर करना चाहती थी जो आजकल ऑफिस में चल रहा था, लेकिन दादाजी भी तो यहाँ कम नहीं थे। उन्होंने तो खुद ही पार्टी बदल ली थी और वो बाय को उसकी लिमिट्स याद कराते हैं और कहते हैं कि तुम ऑफिस में अच्छा काम करती हो, लेकिन खुद को अपनी जगह पर ही रहने दो, ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी आजकल वेकेशन पर थे और सारा काम गू चला रहा था। उन्हें गू पर पूरा विश्वास था कि गू जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अब जिंजिंग को कोई भी कुछ काम नहीं कहता था। जब से ये सब जान गए थे कि वो गू की गर्लफ्रेंड है, कोई उसे हिलने को भी नहीं कहता था, लेकिन उसे तो काम चाहिए था। एक दफा वो कुछ फाइल्स लेने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट्स में जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है जिसमें वो भी अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ दिखाता है कि गू को एक मीटिंग में जाना है, लेकिन गू को तो जिंजिंग का साथ हर जगह अच्छा लगता था। वहाँ पर मिस बाय भी आ जाती है और उनका बिजनेस पार्टनर भी वहाँ पर टॉन्ट करने लगता है। वो जिंजिंग से कहता है कि तुम मेरे क्लास को फील करो, लेकिन गू को तो लगता था जैसे ये जिंजिंग की इंसल्ट कर रहा है। तो लेकिन वो जिंजिंग का इंट्रोडक्शन देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन गू का पार्टनर उसे रियलाइज कराता है कि किसी की वजह से बिजनेस पार्टनर को माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन गू को ये बातें अच्छी नहीं लगती। जबकि उधर बाय जिंजिंग को रियलाइज कराती है कि तुम गू के लिए एक कंफर्टेबल पार्टनर हो ही नहीं, उसे तो बिल्कुल मेरी जैसी पार्टनर चाहिए। अब यहाँ पे जिंजिंग का मूड बिल्कुल खराब था। यहाँ गू आकर बताता है कि हम इस बिजनेस पार्टनर के साथ अपना बिजनेस टर्मिनेट करने वाले हैं, लेकिन ये तुम्हारी वजह से नहीं है।
इसके साथ हम चल ही नहीं सकते हैं, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। अब इधर जिंगजिंग अंदर ही अंदर सोच रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नए बिजनेस पार्टनर की तलाश है। अब गू को नए बिजनेस पार्टनर की तलाश में बाहर जाना था और इधर जिंगजिंग को रियलाइज होता है कि ये सारी मेरी वजह से हुआ है, मैं वहां न जाती तो शायद कुछ न होता। गू के पीछे तो बाएं हाथ धोकर पड़ चुकी थी, अब वो बिजनेस ट्रिप पर भी उसके साथ पहुंची हुई होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक कुलीग की नजर से देखता है, उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देता ही नहीं है। लेकिन ये नया बिजनेस पार्टनर जो बनने वाला था वो गू को काफी वेट कराता है। वो बैठे रहते हैं लेकिन वो मिलने के लिए ही नहीं आता। लेकिन जिंगजिंग इधर कुछ बातों को लेकर बहुत परेशान थी, इसीलिए वह आज दादाजी से मिलने के लिए जाना चाहती थी। अब वो दादाजी के पास कहती है कि मैं आपके बिजनेस में गू का हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे भी कुछ सिखाएंगे, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। लेकिन दादाजी उसे इशारे में कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारी डिजाइन स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम गू के लिए अपने आप को बदल रही हो। लेकिन ठीक है ये बात, लेकिन तुम्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जिसमें तुम खुद को एंजॉय न कर पाओ। मेरे लिए तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि तुम गू के लिए काफी सीरियस हो। गू को एक कंफर्टेबल बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए, बल्कि वो तुम्हारी ऑनेस्टी से प्यार करता है। तुम वही चीज करो जो गू को पसंद है। दादाजी बहुत स्वीट हो गए थे, वो बहुत अच्छे मशवरे जिंगजिंग को दिए थे। अब सियाते यहाँ आने के लिए काफी परेशान था, वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे चोट लगी थी, वो उसके लिए केयर करता है, वो उसके लिए खाना बनाता है। आईनी को रियलाइज होता है कि वो बहुत लकी है, जिस तरह से वो छुट्टियां लेकर घर पे उसका ख्याल रख रहा था और छोटे छोटे काम कर रहा था। आईनी उससे बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से लव करने लगते हैं। अब इधर देखते हैं कि गू के साथ रेस्टोरेंट में मिस बार भी पहुंची रहती है। वह धीरे धीरे गू के पास आकर बैठ जाती है और वो गू के साथ समय बिताना चाहती है और उसे वो डिनर पे भी जाने के लिए कहती है, लेकिन गू उसे इनकार कर देता है और वो जाते समय अपना कोट वहाँ चुपचाप रखकर चली जाती है। और इसी समय गू जिंगजिंग से वीडियो कॉल करता है, लेकिन इसी समय बाय उसके दरवाजे पर आ जाती है अपना कोट वापिस उठाने के बहाने पर। इधर जिंगजिंग पूछती है तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पे हाउस कीपिंग आई हुई है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गू तो आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन जिंगजिंग उसी शहर में जब फिर रही होती है तो एक जगह पर वह देखती है कि फॉरेनर के साथ एक चोर उसका मोबाइल चुरा कर भाग रहा था। वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, वह उस चोर को पकड़ लेती है अपने कन्फ्यूज फ्लू के थ्रू। अब उस फॉरेनर को उसका फोन वापस मिल चुका था, वो बहुत खुश होता है और जिंगजिंग से इम्प्रेस भी था, क्योंकि उसे कन्फू में बहुत ही इंटरेस्ट था और चाइनीज मार्शल आर्ट का वो बहुत बड़ा फैन था। पर जिंगजिंग से कहता है मेरा नाम विलियम है और मैं जरूर विजिट करूंगा आपके मार्शल आर्ट क्लब का। अब मिस्टर गू की सारी ड्यूटी जेलस होने की अब सियाते पूरी कर रहा था, अब उसे किसी के करीब नहीं आने देता था, वो उसकी चोट देखना चाहता था। अब अचानक सियाते के मुंह से निकल जाता है कि गू के साथ वहाँ बाय भी गई हुई है बिजनेस ट्रूल के साथ। अब जिंगजिंग को गुस्सा आ जाता है कि उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, जानबूझकर उसी टाइम पे गू के साथ खाना खा रही थी और उसे खाना भी सर्व कर रही थी। उधर सियाते गू को बताता है कि जिंगजिंग को चोट लग गई थी और इधर जिस पार्टनर से गू मिलने आया था वह तो उसी के शहर में था। अब यहाँ पे गू का कोई काम नहीं था, तो उसे लगता है कि मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं और वो भाई को खाने पर छोड़कर ही कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर जिंगजिंग को वो सरप्राइज देता है क्योंकि वो टाइम से पहले ही वापस आ गया था। अब वो जिंगजिंग के लिए नूडल्स बना रहा था। अब जिंगजिंग उससे पूछती है कि बिजनेस टूर पर कौन था तुम्हारे साथ। अब वो जिंगजिंग से कुछ भी नहीं छुपाता है, वो बताता है कि बाय आई थी मेरे साथ, वह जबरदस्ती आ गई थी मेरे साथ। अब 1-2 दिनों के बाद मिस्टर गू का एक स्पेशल डे था, क्योंकि वो फॉरेनर जिसे ये लोग अपना पार्टनर बनाना चाहते थे वो आज उनकी कंपनी में विजिट करने के लिए आएगा। अब वो सारे लोग तैयारी पर थे कि किसी तरह उसे हम काम के लिए मना ले। अब इधर जिंगजिंग के मार्शल आर्ट क्लब का सीन देता है। जिंगजिंग और उसके पापा दोनों मिलकर मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। यहाँ विलियम आता है और वो उसे देखकर काफी खुश होता है और यहाँ पर विलियम को उसके डैड कंफू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं।
विलियम काफी खुश था। जबकि इधर ऑफिस का सीन देता है, गू और उसकी पूरी टीम आज बहुत नर्वस थे। वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे। क्या वो फॉरनर उनके साथ काम करने को मानेगा कि नहीं, इस बात से सभी घबरा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि वो फॉरनर विलियम था। जब वो जिंगजिंग को वहाँ पर देखता है तो एकदम हैरान रह जाता है। यहाँ पर सारे लोगों ने उसे बिजनेस प्रपोजल दिया था, लेकिन वो किसी से भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन जब यहाँ जिंगजिंग आती है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अब जिंगजिंग से वो कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। अब वो जिंगजिंग उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। अब वह ऐसी ऐसी बातें एक्सप्लेन करती है जो विलियम के माइंड सेटिंग के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। अब उससे सभी खुश हो जाते हैं। अब विलियम उसी की बातों से इंस्पायर होकर इससे विजिट करने के लिए यस कर देता है। अब जिंगजिंग बहुत खुश थी। इधर विलियम जब जिंगजिंग से हाथ मिलाने लगता है तो गू बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसे फ्लर्ट कर देता है कि ये मेरी बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इधर लोग पिटी कर रहे थे मिस बाय को कि हमेशा से वो गू के साथ रही है और उसकी हेल्प कर रही थी। लेकिन जिंगजिंग में भी काफी काबिलियत है, इसीलिए इतने बड़े सीईओ ने उसे अपने साथ रखा है। जबकि जिंगजिंग उसके ऑफिस से जा रहा था और उसे रिक्वेस्ट करता है जिंगजिंग से और एक फेवर मांगता है। एक फिल्म डायरेक्टरी बनानी है जिसे हम चाइनीज मार्शल आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं और वो हम आपके मार्शल आर्ट क्लब में शूट करना चाहते हैं, जिसके लिए जिंगजिंग तुरंत मान जाती है। अब जिंगजिंग के उससे हाथ मिलाते देखकर मिस्टर गू को तो काफी जेलस हो रहा था। अब यहाँ पर गू काफी जेलस हो रहा था। वो उसे खुशी भी थी कि उसे इतना बड़ा बिजनेस पार्टनर मिल गया है, लेकिन वो यहाँ जेलस जिंगजिंग की वजह से हो रहा था। अब इधर मिस बाय काफी गुस्से में थी क्योंकि उसकी सारी मेहनत एक तरफ और सारा क्रेडिट यहाँ पर जिंगजिंग को मिल रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाता है कि जिंगजिंग के घर पर शूटिंग के लिए सब कोई पहुंचे हुए थे। यहाँ पर विलियम के साथ हान भी आया हुआ था। यहाँ पर जिंगजिंग के डैड विलियम को दिखा रहे थे कि इसे इस हथियार को इस तरह से यूज करना है और इसे जिंगजिंग लेकर शूट करने वाली है। इतने में बाय भी वहां पहुंच जाती है और वो बताती है कि ये लोग हमारे कस्टमर हैं, मैं इसे ऑफिशियल कंपनी देने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। जबकि यहाँ पर तलवार रखी देखकर बाय को एक प्लान आ जाता है। उसे याद आता है कि गू ने एक बार उसे बताया था कि ये लड़की बहुत बहादुर है, लेकिन अगर ये ब्लड देख ले तो ये बेहोश हो जाती है। अब इधर जिंगजिंग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही थी। यहाँ पे सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और उधर बाय ने उस पे ब्लड लगा दिया था। अब जिंगजिंग को उस तलवार के साथ परफॉर्म करना था। जैसे ही जिंगजिंग उस तलवार को लेकर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब जिंगजिंग जैसे ही उस तलवार पे ब्लड लगा देखती है वह तुरंत बेहोश होने लगती है। उसी समय गू तुरंत दौड़ता हुआ आता है जिंगजिंग को बचाने के लिए, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा बूफर गू के ऊपर गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। इधर बाय को रियलाइज होता है कि मैं तो जिंगजिंग का मजाक बनाने वाली थी, लेकिन वो तो गू को ही जख्मी कर बैठी थी। गू अब हॉस्पिटल में था। जिंगजिंग उसका ख्याल रख रही थी। वहाँ पर उससे मिलने के लिए हामरान भी पहुँचा हुआ था। वो तो कहता है कि मैं अपने जीजा जी को देखने आया था। अब गू को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब वहाँ पर एक और लड़की आती है, बल्कि वो कोई और नहीं, वो मिस बाय होती है। यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि ये काम मिस बाय का था और गू उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जिंगजिंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब जिंगजिंग गू को शांत करती है। तब मिस बाय कहती है कि सॉरी गू, मैं अपने गलती के लिए माफी मांगती हूँ। अब मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ और मैं आइसलैंड जा रही हूँ अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए। वो उसे माफ कर देता है। वेल, यहाँ पे विलियम का काम खत्म हो गया था। अब वो वापस जाने वाला था। वो जिंगजिंग से बातें कर रहा था। अब जिंगजिंग को इतनी इम्पोर्टेंस देते हुए विलियम को देखकर गू का तो जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी विलियम्स कहता है कि मैं जिंगजिंग से कुछ देर के लिए अकेले में बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अलग जाकर उससे वो यही कहता है कि गू तुम्हें बहुत लाइक करता है, वो बहुत अच्छा पार्टनर बनेगा, इसे चेरिश करना। जबकि गू बहुत ही जेलस होता है। जब जिंगजिंग उसके पास जाती है तो गू जिंगजिंग से कहता है कि विलियम्स ने जो भी तुमसे कहा है तुम उस पर विश्वास मत करना। तब जिंगजिंग कहती है कि उसने कहा है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूं।
यह सब सुनकर अब गू को बहुत ज्यादा विलियम अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसने गू के लिए बहुत अच्छा सोचा था। जबकि इधर हाँ बाय को दिखाते हैं, हामरान बाय से आइसलैंड जाने के लिए कह रहा था, जबकि इधर जिंगजिंग वह डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया था। जिंगजिंग अब बहुत काम कर रही होती है। वह गू जाकर दादाजी को भी ये बात बताता है। दादाजी भी सुनकर खुश थे कि जिंगजिंग अपने बल पर कुछ करना चाहती है। अब वो ये नहीं चाहते थे कि गू उसका जॉब दिलाने में हेल्प करे, जो भी करे जिंगजिंग अपने बलबूते पर करे। इधर जिंगजिंग दिन रात बहुत ही मेहनत कर रही है। वो खाने पीने का ख्याल ही नहीं रख रही थी, लेकिन गू हर तरह से था उसका ख्याल रखने के लिए। उसे इतना प्यार जो करता है, वह गू जबरदस्ती उसे खाना खिलाता है और इधर उसका मसाज भी करने लगता है। जिंगजिंग सारा दिन डिजाइन करके बहुत थक चुकी थी। गू उसका मसाज करता है। अब यहाँ पर ऑफिस में एक नए कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम डायरेक्टर डू है। वो गू ग्रुप के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड है। उसके पास नए आने वाले एम्प्लॉय की सीवी आती है, जिसके पास जिंगजिंग की भी सीवी आती है। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि ये मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर मिस्टर डू तो उसकी फाइल को एक किनारे ही रख देते हैं, क्योंकि वो उसे देखना भी नहीं पसंद करता। उसे यही लगता था कि मिस्टर गू उसकी सिफारिश करेगा, इसलिए वो उसकी फाइल देखना ही नहीं चाहता। अब उसे नए एम्प्लॉय सिर्फ टैलेंट की बेस पर चाहिए थे। अब उसके असिस्टेंट की बातों से लग रहा था जैसे मिस्टर गो जिंगजिंग को यहाँ रखवाना चाहता है। उधर जिंगजिंग को कंपनी के द्वारा ईमेल आता है, जिसे देखकर वो काफी सैड हो जाती है। उसमें लिखा था कि सॉरी, आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यह देखकर तो जिंगजिंग को काफी दुख होता है। तब यहाँ गू को आनी और सियाते से पता चलता है कि जिंगजिंग बहुत अनलकी है। उसने कभी आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। उसका कोई भी लकी ड्रा भी नहीं निकलता है। अब यहाँ पे गू फैसला करता है कि वो उसकी किस्मत बनाएगा। जिंगजिंग इधर काफी सैड थी, वो छुप कर बैठी थी। अब वो उसके पास जाता है और कहता है कि हम आज बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं, यहाँ कमरे में तुम्हें बंद होकर नहीं रोना है। और वो उसे अपने साथ से घुमाने के लिए ले जाता है, ताकि उसका अच्छा सा दिन बीत सके। अब इधर सियाते और आईनी छुपे हुए थे और वो उसके साथ प्लानिंग करता है कि वो जिंगजिंग को यहाँ पे अच्छा रियलाइज कराएंगे। और इस प्लान में सियाते और आईनी भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। इधर सियाते और आईनी कहीं भेस बदल कर छुप जाते थे, कहीं स्टॉल लगाए थे तो उसके पीछे छुपे हुए थे। अब दोनों वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर एक एम्प्लॉय आती है, जो कि जिंगजिंग को कहती है कि आज के दिन हम लोग लकी ड्रा करने वाले हैं, क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहेगी। जिंगजिंग तो पहले काफी सैड थी, लेकिन उसे कुछ मिस्टीरियस नहीं लगा। मेरा बैड लक है। लेकिन गू सामने आता है और कहता है कि आजमा के जो देखो, शायद आज हमारा दिन हो। अब वो जिंगजिंग वहाँ पर गेम खेलना शुरू करती है और वो जिंगजिंग को अपनी तरफ कर लेता है। अब इधर सियाते और आईनी मिलकर उसे फर्स्ट प्राइज दिला देते हैं। अब जिंगजिंग बहुत खुश होती है। अब उसके बाद वहाँ पर जब वो घूम फिर रहे होते हैं तो वहाँ कार्टून कैरेक्टर की शक्ल में सियाते और आईनी आते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर एक गोल्डन बॉल चूज करेंगी, जिसमें आपको प्राइज मिलेगा। इधर जिंगजिंग गोल्डन बॉल चूज करती है, जिसमें उसे कूपन मिला था, जिसमें उसे पूरा दिन फ्री शॉपिंग का ऑफर मिला था। अब जिंगजिंग 2-2 ट्रॉली भरकर शॉपिंग करती है और वो बहुत खुश थी। अब उसका खराब मूड एकदम से जबरदस्त ठीक हो चुका था। वेल यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही करने लगा था। उसे मैकेनिक मशीन के पास लेकर जाता। अब यहाँ पर भी सरप्राइजेस मिल रहे थे उसे। अब गो ओवर एक्टिंग करते हुए जिंगजिंग को यहाँ किस करता है और कहता है थोड़ी सी तुम्हारी लक यहाँ पर मैं उधार ले लेता हूँ। और वहाँ पर जब एक ब्लाइंड बॉक्स खोलता है तो उसमें एक प्राइज निकलता है। वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अब जिंगजिंग को शक हो गया था कि जो भी मशीन से बॉक्स निकल रहे थे उन सब में कुछ न कुछ प्राइज था। अब जिंगजिंग जान जाती है कि ये सारा काम तुम्हारा है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि जिंगजिंग का ये गुड लक इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि गू उसके साथ है।
लेकिन थैंक गॉड मिस्टर गू के साथ जिंजिंग आज बिल्कुल गुस्सा नहीं होती है। आज उसका इतना अच्छा दिन बीता था। अब वो घर आकर खुशी खुशी सो जाती है। लेकिन मिस्टर गू का तो डे अभी खत्म नहीं हुआ था। वो फौरन से जाता है। उसे ये पता करना था कि उस जिंजिंग को क्यों रिजेक्ट किया गया था। अब डू यहाँ एक बार में बैठकर वाइन पी रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर गू पहुँच जाता है और उसे बातों ही बातों में शर्त लगाता है। मैंने सारे कैंडिडेट के ड्राइंग इस फोन में सेव किए हुए हैं। अब तुम्हें इसमें से पता लगाना है कि कौन सा जिंजिंग का है। अगर तुम पता लगा लोगे तो मैं सर हार जाऊंगा। ठीक है। अब जैसे ही वो उसे शो करता है तो डायरेक्टर डू में तो जरूर कुछ खास बात थी। डायरेक्टर डू तो तुरंत पहचान जाता है क्योंकि वो अपने सभी एम्प्लॉयज के काम अच्छे से जानता था। उसमें सिर्फ एक ही काम नया था जो जिंजिंग का था। लेकिन जिंजिंग का काम देखकर डू को बहुत अच्छा लगता है, काफी स्पेशल था। अब यहाँ पर जिंजिंग के पास एक लेटर आया हुआ था डिजाइनिंग विभाग से। अब जिंजिंग को लग रहा था कि ये डू ने किया है, लेकिन वह बताता है कि ये मेरा काम नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर ने तुम्हारा काम पहले नहीं देखा था, ये तुम्हारी बेस पर मिला हुआ है, तुम्हारी काबूलियत के लिए। अब ये सब सुनकर जिंजिंग बहुत खुश हो जाती थी और इधर वो जिंजिंग को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता था। और नेक्स्ट डे ऑफिस का देता है। यहाँ पर जिंजिंग का पहला दिन था अपनी नए जॉब पर। वह काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इधर जिंजिंग और गू के रिलेशन का भी काफी वक्त हो गया था। उसकी पहली मंथली एनिवर्सरी थी। वह उससे किस करती है और ऑफिस के बाहर पहली दफा डू और जिंजिंग का आमना सामना काफी लेटेस्ट अंदाज में हुआ था। इधर डू के हाथों से काफी जिंजिंग के ब्लेजर पर गिर जाता है और मिस्टर डू जिंजिंग को कमेंट करते हुए कहता है कि वाह क्या काफी अच्छा आर्ट बना हुआ है। इतने में जिंजिंग उसके हाथ से काफी मग लेकर उसके ऊपर भी वही ड्राइंग आर्ट बनाती है कॉफी से और कहती है कि काफी ब्यूटीफुल आर्ट है। अब यहाँ अंदर सामना होता है तब जाके जिंजिंग को पता चलता है कि ये तो इसका नया बॉस है। अब यहाँ गू ने वहाँ पर देख लिया था कि जिंजिंग का कोट गंदा हो गया है। अब उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ ले जाता है अपने ऑफिस में। अब यहाँ पर गू जैसे जिंजिंग को पकड़कर ले जा रहा था, सारे पुलिस छुप छुप कर देख रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जिस तरह से मिस्टर गू जिंजिंग का केयर कर रहा था वो सारे बहुत ही खुश हो रहे थे। अब गू ने अपना एक कोट जिंजिंग को पहना दिया था। अब जिंजिंग तो बहुत खुश हो रही थी। अब इसके साथ ही उसे याद दिलाता है कि आज स्पेशल दिन है और उसके साथ ही उसे किस करता है। पर आज जिंजिंग का पहला दिन काफी अच्छा नहीं जाता। दूसरा दिन सीन देता है कि मिस्टर डू ने उसे हायर तो कर लिया था, फिर भी उसकी काबूलियत पर उसे विश्वास नहीं था। उसने एक टास्क दिया था, उसने किसी प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। उन्हें जिंजिंग को मात्र एज ए हेल्पर की टास्क दी थी। यह सब जिंजिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। सारे एम्प्लॉयज उस पर लुक डाउन कर रहे थे। अब जिंजिंग एक कारनामा कर देती है। अब इधर वो स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर गलती से मिस्टर डू का सर ही जिंजिंग से फट जाता है। अब जिंजिंग क्या करे, वो छुप जाती है और इधर दर्द से मिस्टर डू का हालत खराब हो जाता है। अब इधर दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। वो लोग काफी कोशिश करते हैं, वो लोग बुलाते हैं सबको, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं था, सब जा चुके थे। अब उनके पास वहाँ कोई नहीं था। इसके आगे की स्टोरी के साथ हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और दोस्तों जाने से पहले हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।